हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम सब किशोरावस्था का अर्थ, किशोरावस्था की परिभाषाएं तथा किशोरावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा किए थे। आशा है आपसे और उम्मीद है कि आप उस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखे होंगे, जो भी उसमें पॉइंट है उसको नोट किए होंगे, और जहाँ कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम सब किशोरावस्था के कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम इसके पहले वीडियो में चर्चा किए थे कि किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहली अवस्था है किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। ठीक है, हमने इसके बारे में चर्चा किया था। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि किशोरावस्था मानसिक विकास की अवस्था है। क्या पढ़ा था? किशोरावस्था मानसिक विकास की अवस्था है। हम सब जानते हैं कि किशोरावस्था में किशोरावस्था जो अधिकतम विकास की अवस्था होती है, और इसमें बालक का मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बालक यूँ योग्यता धारण कर लेता है कि वह किसी भी समस्या के बारे में तर्क वितर्क, चिंतन और समस्या समाधान करने के योग्य हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समस्या बाहुल्य की अवस्था। किशोरावस्था को समस्या बाहुल्य की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, क्यों इसे समस्या बाहुल्य की अवस्था मानी जाती है? इसलिए मानी जाती है कि इस अवस्था में जो भी किशोर और किशोरी होते हैं वे अपनी समस्याओं को अपने तक ही सीमित रखते हैं। अगर देखा जाए किशोर और किशोरियों को, तो अपनी समस्या को अपने तक ही सीमित रखते हैं। इस कारण से उनकी समस्याएं क्या होती हैं, और अधिक गंभीर होती जाती हैं। गंभीर होने के साथ साथ और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं, जटिल हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ देखा जाए तो इस अवस्था में यौन परिवर्तन तथा हार्मोन स्रावन के कारण लैंगिक उत्तेजनाएं भी होती हैं। बालक आवेश में आकर के विभिन्न प्रकार के अनैतिक कार्यों को कर देते हैं, जिनके कारण वे खुद ही समस्या को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इस जो हार्मोन स्रावन होते हैं, लैंगिक उत्तेजनाएं होती हैं, इसमें इस कारण बालक और बालिका में जो विभिन्न लिंग के सदस्यों के प्रति आकर्षण भी बढ़ जाता है, जिसके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ देखा जाए तो इसका जो अगला समस्या है, अगला जो किशोरावस्था का विशेषता है, यह आत्मनिर्भरता की अवस्था, जिसे कहा जाता है एज ऑफ सेल्फ डिपेंड। किशोरावस्था को एज ऑफ सेल्फ डिपेंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में किशोर अपने आप को निर्भर करना चाहता है, और इस अवस्था में बालक बालिका शारीरिक एवं मानसिक रूप से इतना परिपक्व हो जाते हैं कि वे अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि इस अवस्था में आते आते बालक और बालिका अपने आप में वो महसूस करते हैं कि हाँ, मैं किसी भी कार्य को करने के लिए खुद सक्षम हूँ, खुद मैं योग्य हूँ। अच्छा, इतना ही नहीं, वे अपने ही कार्य को नहीं बल्कि वे अपने जो उनके दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, उनके भी कार्य को करने में उनका भी कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, वो दूसरों का भी सहयोग कर देते हैं। और एक और चीज़ देखा जाए कि किशोरावस्था में उनको अपने कार्यों में दूसरों का हस्तक्षेप जरा भी पसंद नहीं है। दूसरों का इंटरफेयर करना जरा भी पसंद नहीं है। यहाँ तक कि माता पिता का अंकुश भी उन्हें थोड़ा सा भी पसंद नहीं होता है। अच्छा, अब आप देखते हैं कि जैसे ही बालक और बालक जो किशोरावस्था का बालक होता है, आप देखते होंगे विभिन्न टाइप से हेयर स्टाइल लगता है, विभिन्न प्रकार के हेयर स्टाइल लगता है। तो जैसे ही दादाजी या पिताजी देखते हैं तो बोलते हैं ये क्या है, ये कैसी कटिंग कराई है, ये कैसे कटिंग कराई है। अच्छा, इतना देखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, बोलते हैं, डांटते हैं। तो बच्चा क्या करता है, उसको लगता है कि ये हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, अंकुश लगा रहे हैं, और उनका इंटरफियर उसको थोड़ा सा भी पसंद नहीं होता है। ये तो रही पहला बात। अच्छा, दूसरी बात अगर देखा जाए तो बालक किशोर जो होते हैं वो बहुत ही, उनकी जो मित्र मंडली होती है ना, बहुत लंबी होती है। जब वो बाल्यावस्था में होते हैं तो वो टोली की अवस्था में होते हैं, वो अपने ही घर के आसपास के दायरे में रहते हैं, वहीं तक उनकी मित्रता रहती है।
लेकिन जब वो किशोरावस्था में आते हैं तो इनकी मित्र मंडली इतनी ब्रॉड हो जाती है कि इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो 2-4 गांव में फैला होता है। अच्छा, ऐसे में ये क्या होते हैं, अपने मित्रों के साथ आना जाना, उनके साथ समय बिताना, घर पे टाइम्स पर न आना, ठीक है, लेट से आएंगे, लेट से सारी एक्टिविटी करेंगे, उस वक्त क्या होगा, लेट से वो अगर बात किया जाए अपने पठन पाठन को लेकर के, अपने सारी एक्टिविटी को लेकर के, तो वो कार्यों को सही रूप से संपन्न नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि जो घर के लोग होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा उनके ऊपर अंकुश लगाए रहते हैं कि तुम्हारी दिनचर्या सही नहीं है, तुम अभी तक कहाँ थे। अच्छा, पिताजी बोल दिए कि ठीक है, शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है और सुबह जल्दी उठना है, तैयार होना है और अपने कार्य के लिए या अपने स्कूल के लिए निकल जाना है। अच्छा, तुम उस पिताजी ने बोल दिया कि सॉरी, तुम उस दोस्त के साथ क्यों थे, उसके साथ कहाँ गए थे, वहाँ पे मैंने तुमको देखा। तो ऐसे जब बोलते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये जो हमारे पेरेंट है ना, ये हमारे बहुत ही दुश्मन हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इनको हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती और दिन रात हमारे ऊपर अंकुश लगाए रहते हैं, ठीक है ना। तो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनको अपने कार्यों में, व्यक्तिगत कार्यों में किसी का इंटरफियर थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता है। और इतना ही नहीं, इस अवस्था में जो किशोर होते हैं वे क्या करते हैं, वे बड़ों का नकल करते हैं, बड़ों का नकल। अच्छा, आप देखे होंगे विभिन्न प्रकार के एक्टर और एक्ट्रेस को देखे होंगे। अच्छा, जो बच्चे होते हैं ना वो बड़ों जैसा करने की कोशिश करते हैं। किसी एक्टर को देखेंगे, उनके हेयर स्टाइल को देखेंगे, उनके पहनावे को देखेंगे, वो उनके जैसा खुद अपने आप को धारण कर लेते हैं, उनके जैसा हेयर स्टाइल रखेंगे, उनके जैसे कपड़े को पहनेंगे। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी जो एक्ट्रेस होती हैं उनके जैसे वो खुद अपने आप को रखती हैं, ठीक है। ये कभी कभी क्या होता है, उनके अंदर सकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं, कभी कभी उनके आइडियल ऐसे होते हैं जो सकारात्मक रूप से ले जाते हैं उनको, और वो उनको अपना आदर्श मान करके उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने आप को सफलता के चरम सीमा पर ले जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं वो ऐसे लोगों का भी अनुसरण कर देते हैं जिसके कारण वे अपने भविष्य को लेकर के कोई एक स्थिर या एक भविष्य में किसी अच्छे कार्य को संपन्न नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे ऐसे सिगरेट फूंकते हुए गली से निकलते हैं, ये क्या है, ये बड़ों का ही नकल करते हैं, ठीक है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे जैसे बीड़ी, तंबाकू, गुटखा आदि खाते रहते हैं और उनका सेवन करते रहते हैं। वो किसको देखते हैं, वो बड़ों का नकल करते हैं, और बड़ों का नकल करते देखते कभी कभी छोटे छोटे बच्चे ऐसे फूंक मारते हुए गली से निकलते हैं, लो आ गए मैं रजनीकांत बन के, है ना। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, बच्चों को कह सकते हैं कि वे इनके फ्यूचर को एक सिक्योरिटी नहीं देता है। वे अपने आप को कभी सफलता की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि मैं किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं सक्षम हूँ, अब मैं हो गया हूँ लीडरशिप उनके अंदर होता है, मैं हो गया हूँ, अब मैं किसी कार्य को खुद कर सकता हूँ, दूसरे कोई मेरे कार्य में इंटरफेयर क्यों करेगा, कोई मुझे क्यों कहता है कि तुम ऐसे चलो, वैसे रहो, अपने कार्य को इस प्रकार से करो। इस अवस्था में बालक को थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और जो विशेषता आती है वो है कल्पना बाहुल्य की अवस्था। क्या है, कल्पना बाहुल्य की अवस्था। इसमें क्या होता है, एज ऑफ जो है इमेजिनेशन, जो इसमें बालक जो होता है कल्पनाओं में डूबा रहता है। क्या करता है, कल्पनाओं में डूबा रहता है। इस अवस्था के लड़के और लड़कियां दोनों जो होते हैं वो अधिकतम समय काल्पनिक जगत में बिताते हैं। जैसे सोचते हैं वाह काश मैं राजा होता, मेरे चारों तरफ बहुत सारे नौकर होते और मेरी तरफ 2 परियां होती, मुझे फैन ऐसे पंखा डुलाती, मैं आराम से रहता, और मेरे बहुत सारे जो है हाथी घोड़ा राजा, मतलब बहुत सारे जो है ये क्या होते सैनिक होते, और मैं क्या होता किसी भी राज्य पे राज्य करता और जो मैं कहता वही होता। ऐसे सपनों में डूबे रहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में कि काश मैं यूं ही यहाँ बैठा रहता और यूं जाता, अमेरिका जाता, और कहाँ जाता, जापान जाता, जर्मनी जाता, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को मैं परचेज करता और ऐसे उड़ करके फिर अपने वहाँ चले आता, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ कभी कभी किशोर किशोरी अपने फ्यूचर को लेकर सिक्योर होते हैं कि
काश, कभी भी देखते हैं कि काश मेरे पास कोई भी, मतलब अगर वो सोचते रहते हैं कि ठीक है ना, क्या सोचते हैं वे, बहुत अपने समय को इतने कल्पनाशील हो जाते हैं कि वे कल्पना के सुंदर सुनहरे जगत में विलीन हो जाते हैं। कल्पना के सुंदर बहुत ही सुनहरे जगत में विलीन हो जाते हैं। कभी कभी तो उनको स्वयं का भी ज्ञान नहीं होता है, वो अपने आप को भी खो जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं। और इसका जो परिणाम होता है, लगातार वो जब कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, इसका परिणाम क्या होता है कि वे ऐसे बालक और बालिकाएं क्या हो जाते हैं, शांत और अंतर्मुखी हो जाते हैं। शांत और अंतर्मुखी हो जाते हैं। जब शांत और अंतर्मुखी हो जाते हैं तो उन बातों को वो साकार कर लेते हैं जो क्या है, वास्तविक जगत में असंभव है। हाँ, वास्तविक जगत में क्या है, असंभव। इतने सोचते सोचते विलीन हो जाते हैं। अब बताओ, कोई सोचेगा कि मैं क्या बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाऊं, काम कुछ ना करें और बहुत एकदम विलीन रहें अपनी कल्पना जगत में और सोचते रहें कि काश मेरे पास इतने सारे पैसे होते, इतने नौकर चाकर होते, काश मैं किसी भी कंपनी का मालिक होता। समझ में आ रहा ना? तो ये बाबू करने से होता है ना, सोचने से तो होता नहीं है कुछ। तो वो कभी कभी अपने आप को काल्पनिक जगत से उन सभी बातों को साकार कर लेते हैं। अब देखे होंगे बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं कि कभी कभी किसी एक्टर या एक्ट्रेस की तरह अपने लाइफ स्टाइल को कर लेते हैं, है ना, लाइफ स्टाइल को कर लेते हैं। जैसे जैसे उनकी वो जो है अपने आप को कैसे वस्त्र धारण करते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या क्या वो एक्टिविटी करते हैं, इन सारी चीज़ों को करते हुए वो लोग भी अपने आप को उन्हीं जैसा समझ लेते हैं, जो कि क्या है, इस काल्पनिक जगत में असंभव है, जो संभव नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो इसमें जो 7वां, मतलब इसका अगला जो पॉइंट है ये है परेशानी और तनाव की अवस्था। अब देख रहे हैं इसमें क्या है, परेशानी और तनाव की अवस्था। इसे जो है कि एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि बालक जो होता है तनाव और द्वंद्वों से घिरा होता है। इस अवस्था में जो बालक होता है तनाव और द्वंद्व से क्या होता है, घिरा होता है, और घिरा होने के कारण इस अवस्था को तनाव और परेशानी की अवस्था भी कहते हैं। आप देखते हैं कि इस अवस्था में आते आते बालक ने अध्ययन की भी काफ़ी चिंता होती है। बालक इस अवस्था में क्या 10वीं 12वीं का ही स्टूडेंट होता है, तो उसे क्या करना होता है, वो उसको जो है कि अध्ययन करने में भी बहुत सारे दिक्कतें होती हैं। हार्मोन के कारण उनमें जो प्रेम संबंध, स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना इत्यादि परेशानियों से भी क्या होता है, गुजरना पड़ता है। बालक को अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की भी चिंता आ जाती है। बालक को लगता है कि हाँ, अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, अब मुझे किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना है। तो इसके लिए वो हमेशा चिंतित रहता है, और जिसके परिणाम स्वरूप उसके मन में हलचल बनी रहती है। क्या बनी रहती है, हलचल, मतलब अस्थिरता। अगर एक शब्द में कहना है तो इस अवस्था में बालक के मन मस्तिष्क में क्या होती है, अस्थिरता पाई जाती है। वे इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने का भरपूर प्रयास करता है। वो सोचता है, जब पढ़ने में मन नहीं लगता सोचता है मैं ये पढ़ाई छोड़ दूँ, कहीं भाग जाऊँ। अच्छा, ठीक है, नौकरी की तलाश में अगर वो बच्चा पढ़ता रहता है, सोचता रहता है मैं क्या करूं कि कहीं चला जाऊं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएं, और जब सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तब बालक क्या होता है, अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाता है। इसीलिए वो इन सारी परेशानियों को दूर करने का भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो क्या होता है, वो कभी कभी तो जब वो असफल हो जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा निराशा मिलती है, और वो भविष्य में निराशावादी बन जाते हैं। निराशावादी का मतलब क्या होता है, निराशावादी कभी सकारात्मक बातें नहीं करते। निराशावादी कभी सकारात्मक बातें नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब उनको समय मिला होता है तो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, और अब जिस समय में उन्हें जो काम करना चाहिए उस कार्य को नहीं करते हैं। अपने समय को, अपने जो है कि बहुमूल्य टाइम को इधर उधर के बातों में और अपने जो है काल्पनिक जगत के बातों में या उनके चिंतन में व्यतीत करते हैं। ठीक, आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को जो बहुत सारे बच्चों को पथभ्रष्ट करते हैं। वो कहते हैं, अरे बहुत सारे बच्चों को एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, क्या करोगे करके, देखो ये बीए किया, एमए किया, कुछ नहीं किया है। अरे भाई, ये निराशावादी हैं। इनको जब चांस मिली तो इन्होंने उसका लाभ नहीं उठाया,
और जब ऐसे लोगों से आप मिलते हैं तो ये लोग हमेशा आपको नकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, कभी आपको सकारात्मक सोच नहीं देंगे। उनके मन से यही आएगा कि पढ़ कर के आप क्या करेंगे, डिग्रियां लेकर के क्या करेंगे। देखो बहुत सारे उदाहरण देंगे कि इसने किया कुछ नहीं हुआ, तो आप कभी भी इनकी बातों में मत आइए, क्योंकि निराशावादी जो लोग होते हैं वो कभी अपने समय का सदुपयोग नहीं किए, अपने जो है समय को नहीं समझे, उनको अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हुए, इसलिए वे निराशावादी हो गए। ठीक है ना। तो अगला हम जो है कि पढ़ेंगे, अगला जो इसका टॉपिक है सामवेगिक अस्थिरता। अगला जो पॉइंट है आपका किशोरावस्था की विशेषता का, ये है सामवेगिक अस्थिरता। सामवेगिक अस्थिरता का मतलब क्या होता है कि किशोर किशोरी बहुत अधिक भावात्मक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत अधिक भावात्मक होते हैं, और भावात्मक होने के कारण इनमें अस्थिरता पाई जाती है। ठीक है, यही वजह है कि वे सारे लोग कभी प्रसन्न तो कभी दुखी, कभी खुश दिखाई देंगे तो कभी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देंगे, कभी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, भावुक दिखाई देते हैं। उनमें निराशा व उदासी जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी निराश होंगे और बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। अच्छा, ये सारे लोग कभी क्या होता है, सारे लोग कभी जो है प्रसन्न होंगे, कभी जो है दुखी होंगे। तो ये जो होते हैं इनकी मुख्य वजह क्या है? आप देखते हैं समाज में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी कभी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको लगता है, आप सोचते हो कि क्या है, जो कभी मतलब बहुत ज़्यादा खुश, छड़े रुष्टा शरत रुष्टा होता है, जो तुरंत जो है दुखी है, तुरंत जो है खुशी। तो इसका कोई अन्य कारण नहीं, बल्कि इसका मुख्य कारण होता है उनमें परिपक्वता की कमी आना। किसकी कमी आना? परिपक्वता की कमी आना। जब उन्हें परिपक्वता नहीं आती है, तो जब उन्हें परिपक्वता की कमी होती है और सामाजिक और नैतिक मूल्यों में दृढ़ता नहीं आती है, तब ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने संवेगों पर स्थिरता नहीं पाते हैं। अच्छा, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। ऐसे लोगों की जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो अपने जीवन में बहुत ही उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अच्छा, वास्तविक जीवन की जटिलताओं के मध्य जब उनकी आदर्श चिंतन धारा को ठेस पहुंचती है तो ये संयोगात्मक रूप से अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो इन्हीं क्षणिक आवेश में आकर के वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था पढ़ लिए कि अस्थिरता की अवस्था है, बालक के अंदर स्थिरता पाई ही नहीं जाती है। वो किसी बातों के बारे में बहुत ही गंभीरता से चिंतन और मनन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो आवेश में आ जाते हैं और इसका कभी कभी ऐसा परिणाम होता है कि बालक जो होता है वो आत्महत्या तक कर लेता है। अगला इसकी विशेषता है प्रौढ़ जीवन की तैयारी। क्या है? प्रौढ़ जीवन की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ मैच्योरिटी। इसमें क्या होता है कि किशोरावस्था को प्रौढ़ावस्था की तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इस अवस्था में जो किशोर और किशोरी का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है ना, बहुत ही तीव्र गति से होता है, और तीव्र गति से होने के कारण वो कई क्रियाकलाप को पहले से ज़्यादा परिपक्व एवं परिष्कृत रूप से करते रहते हैं। इस अवस्था में प्रत्येक किशोर किशोरी अपने जीवन का एक स्वरूप, एक लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहता है, और इसके लिए वो हमेशा क्या रहता है? संघर्षरत रहता है। इसीलिए स्टेनले हॉल ने एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो है कि इस अवस्था के बारे में इन्होंने कहा है, और स्टेनले हॉल ही ऐसे हैं जो अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने अपनी पुस्तक एडोलसेंस जो 1904 में इस पुस्तक को लिखा, और उसी में इन्होंने कहा कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ठीक है। तो इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही संघर्षरत होते हैं तथा प्रयासशील होकर के वे अपने प्रौढ़ जीवन की तैयारी के लिए अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है ना। अब हम इतना तो हमने पढ़ लिया किशोरावस्था के विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। उम्मीद है आप सब इनको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और जो भी कठिनाइयाँ होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, आप बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के आप जो है कि पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अब हम अगले चैप्टर में, अगले जो है कि वीडियो में हम चर्चा करेंगे किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग। ठीक है, किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।